अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। यूजुअली पाकिस्तानी सहाफ़त में तमाम सहाफ़ी हज़रात और जो तज्ज़ियाकार हैं वो ख़दशात की बुनियाद पर अपने तज्ज़िये भी पेश करते हैं और बाज़ औक़ात ख़बर भी ख़दशात की बुनियाद पर दे रहे होते हैं। तो ख़दशात की बुनियादों पर जो सहाफ़त चल रही होती है वो माशरे के लिए भी नुकसान का बायस है, क्योंकि वो इज़्तिराब पैदा करती है। एक तो बहुत शुक्रिया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने मीडिया पर अपने रिमार्क्स में सख्ती से ये कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अगर मुझ समेत किसी भी सहाफ़ी को इस बात का ख़दशा हो तो बराह करम वो घर अपनी फैमिली के साथ या अपनी बीवी के साथ उन ख़दशात का इज़हार करे, बिला वजह टीवी स्क्रीन्स पर और कॉलम्स में बैठकर इन ख़दशात का इज़हार मत करे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस बहस से तो उन्होंने हमें निकाल कर इस कौम पर बड़ा एहसान किया और मुझ जैसे जो कई सहाफ़ी टीवी चैनल्स पर बैठते हैं उनके लिए ये ऐसे ही था कि एक बहुत बड़ा अज़ाब है उनके ऊपर कि वो अब किस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन हम क्योंकि ख़दशात के बानी हैं सारे सहाफ़ी, तो हम ख़दशात फिर भी ढूंढ लेते हैं। आजकल ख़दशात ये हैं कि इलेक्शन गैर जानिबदार होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो हम सबको बहाना मिल गया नए ख़दशात को जन्म देने का। तो उन ख़दशात पर भी ज़रा बात करेंगे। और इलेक्शन के बाद कंवर साहब ने पिछले दिनों, कंवर दिलशाद साहब आज हमारे साथ हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो कंवर, बड़ा कम होता है ख़दशात का इजहार करें। इन्होंने भी उस पर एक तनकीद की है कि पाकिस्तान में जो परसेप्शन चल पड़ा है, रवायत चल पड़ी है कि वज़ीर आज़म फ़लाँ शख्स होगा, फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा, ये भी ख़दशात को जन्म दे सकता है। इस तरह की परसेप्शन भी। कंवर साहब वार्म वेलकम सर। सर ये बताइए कि गैर जानिबदार इलेक्शन, ये एक इतना बड़ा सवाल है कि हम अगर ये सवाल भी ख़त्म कर दें तो फिर टीवी शोज शायद बंद हो जाएं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि वो मुल्क के अंदर ये इंतखाबात गैर जानिबदार हों और साफ शफाफ हों? सर हाँ, नहीं, ये सवाल तो बहुत टेक्निकल भी है, बड़ा हसास नोयत का भी है और बाकी तारीख जो हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो इलेक्शन पाकिस्तान में 19, मैंने पूरा रिसर्च किया है, मैंने किताब भी इस पर लिखी है। तो 1951 से लेकर 2018 तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं आपके सामने हैं, और तो सब सियासी पार्टियां, हारने वाली सियासी पार्टियों ने उन पर आत्म एतमाद किया, खदशात किया। अब 2013 के इंतखाबात को भी देखें, उस पर भी इमरान खान साहब ने 126 दिन तक एहतजाज करते रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस गया तो जस्टिस नासिर मलिक ने कहा कि बेकायदगी तो हुई है लेकिन धांधली नहीं हुई। एक नई इस्तिलाह निकाली उन्होंने कि धांधली नहीं हुई, बेकायदगी होगी। तो बेकायदगी और धांधली में क्या फर्क होता है? वो सब एक ही बराबर ही होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने 42 पॉइंट किए और इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी डाली कि आपकी गलती है, आपने की तरफ से बेकायदगी हुई है। तो ये तो मामला आया 2013 में। 2018 का सामने आपके आया तो एक RTS का मामला बना, उस पर भी लोग एतराज़ात किए अपोजिशन ने। तो ये जितने भी इंतखाबात होते रहे हैं उनकी अपनी मंशा के मुताबिक इंतखाबात हो जाएं तो ठीक है, जब मंशा के खिलाफ हो जाएं तो धांधली होगी, बेकायदगी होगी। तो ये सारे मामलात है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ, आप खुद तो बड़े गहरी नज़रों से देखते हैं इंतखाबात को और आप माशाल्लाह दानिश्वर हैं, सहाफ़ी भी हैं। दानिश्वर तो नहीं हूँ मैं, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी बहुत मताला वसी है आपका। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो सियासतदान जो हैं इनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाएँ और अपनी तजावीज़ पेश करें, जनाब ये हमारी तजावीज़ है, इससे अगर आप अमल दरामद करेंगे तो धांधली नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी, खदशात नहीं होंगे। तजवीज़ वो देते नहीं है, अखबारात में बयान देते रहते हैं। जब मैंने इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से पूछा, वो कहते हैं जो हमारे पास आए थे, जो हमारा जो ज़ाब्ता इखलाक की जो हम तरतीब दे रहे थे, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये तजवीज़ है, बस कहा जी हमारे खदशात हैं। भाई खदशात का तो कोई हाल नहीं है, हमें बताएं किस बात का खदशात है। ब्यूरोक्रेसी से हम ले रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर, वो इसलिए कि जुडिशरी इनकार कर दिया। जब जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर थे तो आपने कहा ये आरोज का इलेक्शन है, जिसकी बना पर जुडिशरी नाराज होगी, उन्होंने कहा हम आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, कोई आपकी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। ये सारे मामलात आपके इस सारे सिनेरियो में आप बिल्कुल हकाइक पे बात कर रहे हैं और जो इवेंट हुए हैं आप उनका हवाला भी दे रहे हैं, पर मेरा सवाल फिर भी बेसिक वही है। इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन तो ना इंडिया मुंतकिल हो सकता है ना बांग्लादेश जा सकता है, आप हमेशा उन दोनों की बड़ी तारीफ करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसी सिचुएशन में पाकिस्तान में है
और इलेक्शन भी 3 महीने बाद होने वाले हैं 8 फरवरी को। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या ऐसे इकदाम करे कि कल को उस पर तनकीद तो ऑफकोर्स होगी, बट वो कुछ लिमिटेड हो जाए, कम हो जाए, कुछ फेस सेविंग हो जाए इलेक्शन कमीशन की, और आपका और मेरा वोट का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, आजकल जो रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट हो रही है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो खुद डायरेक्टरेट रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने अपने खिदमात से अंजाम दिए, तो वो सबको जानते हैं। तो हमें इत्तला ये मिली है कि वो जब एक एक चेक कर रहे हैं लिस्ट को, तो बाकायदा टेलीफोन कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें अपॉइंटमेंट में दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर की, लेकिन साथ साथ उनको बताया भी जा रहा है कि जी हमारी नजरें आप पर लगी होगी, अगर आपने बेकायदगी की या बेजाबतगी की तो मैं आपको सैक कर दूंगा। तो ये सारे मामलात भी इनको बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये भी किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली स्क्रीन पे बाहर दिखाया जाएगा, जो मीडिया सेंटर बनेंगे। इसी तरह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जो गिनती हो रही होगी, काउंटिंग हो रही होगी, तो वो भी सारा मंजर बाहर जो दिखाया जाएगा, ताकि आप देख लें आपके सामने ये गिनती विनती हो रही है। ये सारे मामला तो तय किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो वो इन इंतखाबात को शफाफ बनाने में बड़ा अहम किरदार इसलिए अदा करेंगे। उन्होंने जहाँ भी बाई इलेक्शन हुए साबका हुकूमत के दौर में, उसमें जिसने भी गड़बड़ की उन्होंने उनको सैक किया। अब डस्का की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। इसी तरह जो यहाँ 20 बिल्कुल ठीक है, सूबाई वेरी असम्बली इलेक्शन कमीशन के इकदाम अच्छे भी हैं, सही कह रहे हैं आप सर। एक और ज़रा कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा, और बड़े साहब से 2-3 दफ़ा हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो इलेक्शन कमीशन को उस पर ट्वीट करना पड़ गया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाकई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को दबाव डाल रहे हैं सर, या उनके बयानात दबाव डालने वाले होते हैं? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की। हमने भी देखा, हमारी दो राय है। एक तो ये मामला यह है कि सदर ममलकत फेडरेशन की अलामत है, हम उनकी इज्जत करते हैं। आपने भी देखा सर इंतहाई मिलनसार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको खत भी नहीं लिखना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और ना ही ये जो टीवी चैनलों पे जो आया ना स्टेटमेंट देना, बयान देना कि भी मुझे खतरा नजर आ रहा है, जनवरी में इंतखाबात नहीं हुए, इस तरह की जो अंदाज़े फ़िक्र है, ये प्रेसिडेंट साहब को ज़ैब नहीं देता। इसलिए कि वो अपना एक हर चैनल जो है वो अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक उनकी खबरों को हाईलाइट करता है, बाद में वो तरदीद तो नहीं करते, वजाहतें करते रहते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को खत लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आनी थी। अपना खुद निगाह रखें, देखें। अब एक और बड़ी बात है, अगर सदर साहब ने इस इंतखाबात पर अपने शकूक व शुबहात का इज़हार कर भी दिया, तो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी 2013 के इलेक्शन में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट होते हुए ये कहा कि ये आरओ का इलेक्शन है, तो कोई सेहत का असर नहीं पड़ा, सबने हलफ उठा लिया, हुकूमत बनती रही, बाद में पूरे 5 साल पूरे कर लिए। तो अगर सदर साहब को किसी बारे में ताफ़ुजात हैं, तो वो इस तरह से ज़ाहिर ना करें, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को बाकायदा लिख दें कि जनाब मेरे पास ये खदशात आए हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ वो अपनी कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहना या मीडिया में जाना ये दुरुस्त नहीं है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी न्यायालय पर दयाला कर दिया कि जनाब एक आला रियासती उहदेदार बैठा हुआ है और वो इलेक्शन में इंतशार पैदा कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी कायनी सरबराह है वेरी राइट, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। कमर साहब, तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुतालबे कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के, और तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त सारी पावर्स क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को क्या चाहिए नहीं कि वो बुला ले तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अब ख़त भी सदर साहब ने उनको भेज दिया है उमर अयूब साहब का, ताकि एक सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात कबल इलेक्शन दूर हो जाएँ, ताकि कल को वो एतराज़ ना कर सके जी मैं तो ख़त लिख रहा था इलेक्शन कमीशन ने और सदर ने भी भेजा, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें रिस्पॉन्स उस तरह नहीं किया जितना करना चाहिए था। नहीं, चले बात ठीक है। अगर सियासी जमातों को खदशात हैं, तो सियासी जमातों को तो चाहिए कि जाके वो चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें कि जी हमें ये ख़तरात पैदा हो रहे हैं, हमें ये जो है इसका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो बाकायदा जाके इलेक्शन कमीशन से रजू करें। तो इलेक्शन कमीशन ने माजी में जो हमने देखे हैं, तो बाद दफ़ा ऐसा हुआ था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी तारीखी मिसाल है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसका। सर जब मैं इलेक्शन कमिश्नर था सिंध में, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 91 में ये बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस नईमुद्दीन को लिखा कि जनाब जाम सादिक जो है वो मेरे
35 मेंबरान सूबाई असम्बली को अगवा करेगा और सेनेट में उनको वोट कास्ट नहीं करने देगा। तो उस पर उसी इमीडिएटली जस्टिस नईम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने मेरी सरबराही में एक कमेटी मुकर कर दी कि आप इनकी जिम्मेदारी लें और आप इनको 35 मेंबरों को अपनी निगरानी में सूबाई असम्बली पहुंचा दें अपना वोट कास्ट करने के लिए पुलिस के साथ। तो हमने कर दिया, बड़ा आसान तरीका हो गया। बेनजीर बड़ी खुश हो गई और शुक्रिया अदा कर दिया। उनके 3 बन गए सेनेटर, 2 टेक्नोक्रेट पे 1 इकबाल हैदर और 2 सीटें जो थी जनरल सीट पे बन गए। एक अमर मकसद थे, एक और साहब थे। तो ये सारे बन के खामोशी से वहाँ काम किया आईनी और कानून की रोशनी में। अब पर आपने उस पर एक्शन किया ना सर। मैं इसी तरह के एक्शन की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अभी से ऑन बोर्ड कर ले, पीटीआई से पूछ ले। नहीं, इसके बारे में तो जैसे आपको सवाल किया, बता दोबारा सवाल कीजिए, दोबारा कीजिए, क्या सवाल है? कि जो तहफुजात हैं पीटीआई को, जो वो कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जाने तो वफाकी हुकूमत जाने तो कुछ ज्यादती है, तो उनसे इलेक्शन कमीशन से उससे क्या ताल्लुक है? वो जाए वफाकी हुकूमत के पास जाए, या फिर अगर है तो इलेक्शन के हवाले से है ना सर, उनको ये तहफुजात हैं कि ये अखबार ही अखबार तक महदूद है। अमल दरामद उन्होंने करना नहीं है। वो जाए जाके चीफ इलेक्शन कमीशन मुलाकात करे कि जरा हमें ये खदशात पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट सर। लास्ट क्वेश्चन, आप क्योंकि खदशात पर यकीन नहीं रखते और फैक्ट्स पर और आइन पर बात करते हैं, आपने आर्टिकल में लिखा, एक आर्टिकल में जो कल या परसों छपा शायद, जिसमें आपने इमरान खान और नवाज शरीफ के केसेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन पर बात की। मैं खदशात या अंदाज़े नहीं लगवाना चाहूँगा आपसे, सिर्फ ये बताइएगा कि कौन ज़्यादा आसान है, किसके लिए, नवाज शरीफ के लिए आसान है या इमरान खान के लिए, या दोनों एक जैसी सूरत हाल में हैं और वो आउट हो सकते हैं आने वाले इलेक्शन में? इसमें सबसे बड़ी अहम बात है, जैसे आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उनकी, आप उसे मैं आपके सवाल का समझ गया हूँ। ये दरअसल मामला ये हो रहा है कि ये दोनों शख्स जो हैं, यानी आपको देखें, आपके नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। नवाज शरीफ साहब को आइन के आर्टिकल 63(1) और 62 के तहत उनको नाअहल करार दिया 10 साल के लिए सर। और उसके अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अभी हाल ही फैसला आया जस्टिस फायद ईसा का, तो वो उन्होंने ये कहा कि जो पुराने केसेस हैं उस पर ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आइंदा के लिए हमारा इस पर अमल दरामद होगा। वो 7 और 8 पे वो जो है उनकी फैसला मुस्तरद हो गया और जस्टिस उमरता बंदियाल का फैसला बरकरार रहा। इसी तरह से इमरान खान जब तक सजा नहीं हो जाती उस वक्त तक तो इलेक्शन लेने में बाकायदा अहद हैं। और इमरान खान साहब को तो मसला जो है, अगर सजा हो गई तो सजा हो गई, 5 साल की सजा उनको दी हुई है। लेकिन जो अगर मुअत्तल हो गई, मुअत्तल कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो मुमकिन है वो अपना इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सैफर केस में उनको सजा हो जाती है तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी तरह इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और नवाज शरीफ साहब जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेंगे। ये जो लेकिन ये सारा प्रोसेस नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने की तारीख से पहले होना चाहिए। नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख से पहले कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि आया जो है वो आर्टिकल सेक्शन 232 पे नाफिज होता है कि नहीं होता, वो एक्ट है। जबकि आइन में आर्टिकल 62, 63(1) के तहत वो नाइल हुए हैं। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़िर। वक्त ब्रेक का बढ़ते ब्रेक की जाने। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। साबिक अटॉर्नी जनरल उस्तर औसाफ साहब मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और मैं चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से वो सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी उन्होंने, इंतखाबी मुहिम का भी बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है उनकी जानिब से। उनके जो कानूनी मामलात हैं उस पर कई तरह के अंदाज़े हम सहाफ़ियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। लीगली उनकी जो पोजीशन है, ख़ास तौर पे अल-अज़ीज़िया और वो जो ताहयात नाअहल हुए थे, उन दोनों को ज़रा सामने रखें तो कहाँ स्टैंड करते हैं नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा तो नाअहल उनको करार नहीं दिया गया। ये इन मराहिल में से पहले भी गुजर चुके हैं। आपको याद होगा कि सन 2000 में उनकी नाअहली 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जगहों पर की गई। उनको सजा दी गई, उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर दी गई और यही कहा जा रहा था कि अब उनकी सियासत खत्म हो गई सर। फिर वही सारा सिलसिला दोहराया गया और वही बातें हुई, केसेस बनाए और न्यायाधीश ने बनाए और जिस भोंडे तरीके से बनाए, ये उसी पहले वाले
सारे सिलसिले की बात रखती मुझे नजर आती है। अब उनके केसेस का मेरिट क्या है? सर इस वक्त 2 केसेस में उनकी कन्विक्शन है और एक सुप्रीम कोर्ट से उनको ताहयात नाअहली की बात है। जी जहाँ पे वो केसेस पेंडिंग है उनमें तो कोई नाअहली की बात नहीं है। तो पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी नाअहली है सर वो इसलिए की गई थी ताहयात क्योंकि उस जजमेंट पे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चूंकि पार्लियामेंट ने इसकी कोई सजा मुअय्यन नहीं की, इसलिए हम यही तसव्वुर करेंगे कि ये ताहयात होगी और जब अच्छा भी पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई करेगी तो फिर ज़ाहिर है वही लगेगी। अब पार्लियामेंट ने उस नाअहली की मियाद जो है वो मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी। तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो दायमी किस्म की नाअहली है वो ख़त्म हो गई क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको सज़ा को का तयन कर दिया और ना सिर्फ ये बल्कि जहांगीर तरीन साहब उस्तर की भी सज़ा जो है उस्तर सर ज़रा एक मैं चाहूँगा कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं जो आप बता रहे हैं, उस पर फिर हम आगे से काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि काजी साहब की अदालत ने उस पर जो फैसला दिया उसमें कहा कि पुरानी सज़ाओं पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा पार्लियामेंट का कानून से। नहीं नहीं ये इसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो मामलात थे वो डिफरेंट मामलात थे। ये है नाअहली की बात जिसको अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था और इसके ऊपर इतलाक होगा और माजी की जो और वो सज़ा नहीं वो डिक्लेरेशन है। सज़ा जो है वो जो है वो है 2 केसेस के अंदर। सर वहाँ पे उनको नाअहल सिर्फ डिक्लेयर किया गया था, एक डिक्लेरेशन था। उस डिक्लेरेशन को आप माजी से भी खत्म कर सकते हैं और वो पार्लियामेंट ने कर दिया और उसमें कोई ना कोई रुकावट है, ना कोई कदगन है, ना आईनी कोई पेचीदगी। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ एक चीज़ और बता दीजिएगा, क्या नवाज शरीफ साहब को अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने से पहले, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाली नाअहली पे बात कर रहा हूँ सर, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या जाना चाहिए? क्योंकि बाद में कहते हैं कि चैलेंज हो जाएगा जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन जमा होगी। बिल्कुल भी नहीं। चैलेंज पहले भी हो चुके हुए हैं और सवाल ये है कि क्या वो चैलेंज जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मेरी दानिश में वो चैलेंज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही एक नाअहली नहीं है, उनकी 2 नाअहलियाँ और भी हैं और वो हैं ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन की वजह से जिसका आपने जिक्र किया। मैं सर एक है एक मिनट मुझे इस पे और दीजिए, मैं उसी पे हम जाते हैं सर, एक मिनट और। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की नवाज शरीफ को जरूरत नहीं है ताहयात नाअहली वाले मामले में? जी हाँ, और बिल्कुल। मैं आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड कि उसमें उनको जरूरत वेरी नहीं राइट, दी जाए। अगर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन जमा होते हैं और वो चैलेंज हो जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो जो चैलेंज है वहीं खत्म हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही? बिल्कुल, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के बाद जो है वो ट्राइब्यूनल होते हैं और ट्राइब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल होते हैं। मुझे यकीन है कि ये जो कानून जो चेंज हुआ है पार्लियामेंट की वजह से, पार्लियामेंट ने किया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा सक्सेसफुली। सर वेरी राइट, मतलब ये वाला मामला तो क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हाई कोर्ट वाले मामले में, और मेरी ख्वाहिश है कि बिल्कुल इसी तरह सादा अल्फाज में अगर हमें इसका जवाब मिल जाए, जो एवन और अल अजीज़िया वाला मामला है सर। जी, एक वकील के लिए सादा अल्फाज में बयान करना कुछ मुश्किल होगा, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सर प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ही समझने कम अकल और कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझ पे रहम करते हुए आसान अल्फाज में सर। तो मैं भी तालिब इल्म ही हूँ और कानून का तालिब इल्म हूँ, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। सर बात ये है कि 2 केसेस हैं, एक है अल अजीज़िया का और एक हो गया एवन फील्ड का। दोनों केसेस का जो एक बुनियाद है और जड़ है वो है उनके आमदनी से ज़्यादा के असासों का केस। अब ऐसे केसेस में एक ही केस बनना चाहिए था और दूसरे केस बन नहीं सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये आमदनी है और ये मुख्तलिफ असास से बनाए गए। तो जब आप एक आमदनी का सारा ज़रिया बता देते हैं और मुख्तलिफ असासे बताते हैं तो फिर एक केस बनता है, मुख्तलिफ केसेस नहीं बनते। ये ought to have been clubbed together, एक ही केस बनना चाहिए था, खास तौर पे जब वो
जो है वो उसका जो जो मंबा है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है लिविंग बियॉन्ड मीन्स वाला सिलसिला। सर तो उसमें से एक केस में तो फैसला आ चुका है उनके को अक्यूज्ड का, और वो को अक्यूज्ड कौन है? उनकी बेटी और और उनके दामाद, जी जी दोनों पे इल्जाम उन्हीं प्रॉपर्टीज का है और उसी को एक्रीशन का है, और इनके जिम्मे है एहानत उनकी। और अगर उनके खिलाफ वही सबूत जो हैं, जब इनको देखे जाएंगे और उसी कसौटी पे परखे जाएंगे, तो दिस इज वेरी इजी कि वो इससे निकल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट इज एन ओपन एंड शट मैटर। अल अजीजिया जो है वो भी ओपन एंड शट है, बिकॉज वो भी आमदन से ज्यादा असासे का बनाने का है। और अगर आप उस केस की जो रिकॉर्ड को देखेंगे, कहीं मियां नवाज शरीफ के ना दस्तखत हैं, ना कोई ऐसी बात है, ना कहीं ये उन प्रॉपर्टीज के जो मिल बनाई गई थी उसके दिन उनका कोई ताल्लुक वास्ता था। ये उनके कजन थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। वो तारिक शफी साहब, सारा का सारा उनका और उनके वालिद बुजुर्गवार का ये बनाया हुआ सारा सिलसिला था। तो इसमें कोई ऐसी मुझे चीज नजर नहीं आती। तो जैसे ही वो अपीलें सुनी जाएंगी, और वो अपीलें रिवाइव हो गई हैं, तो वो भी मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी आसान उर्दू में आपने हमें आसान समझा भी दिया। अब एक छोटा सा आईनी लेकिन सियासी रंग का सवाल है आपसे। अब वही हाई कोर्ट है इस्लामाबाद जहां इमरान खान के भी केस लगे हैं सर। अब जो जनरल पब्लिक है, बिकॉज आप बाद में अटॉर्नी जनरल और लॉ हैं, पहले तो आप पाकिस्तानी हैं ना, इसी माशरे में आपने भी वोट कास्ट किए, बड़े हुए और इसी माशरे में आप रहते हैं। तो जो आम पब्लिक है जिसने वोट कास्ट करना है, जो एक तो जितनी आसान उर्दू में आपने समझाया, मैं भी नहीं समझा सकता और ना मैंने सुना है कभी इतनी आसान उर्दू में। वो इतनी आसान उर्दू के बाद भी इस कन्फ्यूजन पे अड़ा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और इमरान खान को नहीं मिलेगा, इट्स मीन कि नवाज शरीफ लाडले हो गए, उन्हें अदालतों से फेवर करा के रिलीफ दिया जा रहा है। तो उनको कैसे हम नवाज शरीफ सियासी तौर पे समझा पाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही ये अगर कोई नहीं समझना चाहता तो बिल्कुल उसको जो मर्जी आप आसान उर्दू कर लें, अंग्रेजी कर लें, पश्तो में बात कर लें, सिंधी में कर लें, पंजाबी में कर लें, वो नहीं समझेंगे। लेकिन जो हकीकत है और जो सच्ची बात है वो ये है कि जितना रिलीफ इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है, तारीख में कभी भी किसी हाई कोर्ट से इतनी सूरत से, इतनी तेजी से और इतने हेयरिंग देके किसी और शख्स को ये नहीं मिला। और अगर किसी को शिकायत करना है तो वो उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं, यानी जो उनके मुखालिफ हैं, उनको शिकायत करना है। उन लोगों को शिकायत करना है जो फांसी की सजा पाए हुए हैं और उनके केसेस पहले नहीं सुने गए, वो पसे पुश डाल के इमरान खान के केसेस सुने गए और उनको 37 केसेस में रियायत मिली, यानी हर मामले के ऊपर उनको रियायत मिली। अभी भी जो उनकी अपील सुनी गई वो आउट ऑफ टर्न सुनी गई थी, और जो सस्पेंड की गई सेंटेंस वो भी आउट ऑफ टर्न थी। छुट्टियों में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के केसेस नहीं लगते। तो लाडले, मैं वो अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अल्फाज जो है कॉइन किए गए हैं अदालतों की तस्दीक करने के लिए, अदालतों को प्रेशर में डालने के लिए और अदालतों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो राइप हैं और उनसे पहले वो केसेस सुने भी जा चुके हैं, वो अपनी टर्न पे ही आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो अब डिपेंड करेगा कि वो उनके मुतालिक क्या है। अगर मैं उनकी मेरिट्स पे चला जाऊं तो मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूं कि उनके केसेस में उनकी कन्विक्शन का बेसिस जो है वो मफरूज़े नहीं है। उनकी कन्विक्शन का बेसिस उनके दस्तखतशुदा दस्तावेजात हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने जो डिफेंस लिया वो ये था कि जो मुझे कहा गया वो मैंने भर दिया। अब उसमें एक छोटी सी बात, तोशाखाना वाला, ठीक है, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। जी हाँ, उसमें ये असल में तोशाखाना का केस नहीं है, ये केस है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इनको अपनी जो है वो जमा कराने थे, डिक्लेरेशंस जमा कराने थे। हाँ ठीक है,
वो गोशवारे जब जमा कराए तो उसमें वो खाना जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, और अगर आपने कोई चीज़ एक्वायर की तो वो कितने की और वो क्या चीज़ है। अगर सिर्फ आप लिख दें ज़ेवरात हैं, अगर आप सिर्फ लिख दें घड़ियाँ हैं, आप सिर्फ ये लिख दें कि इतने पैसे हैं, तो काफ़ी हो जाता है, उसमें कोई गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने उसमें अपनी बकरियों का ज़िक्र कर दिया, 4 बकरियाँ हैं जिनकी मालियत 2 लाख, लेकिन उन पैसों का कोई ज़िक्र नहीं किया, जिसका बाद में उन्होंने कहा कि इन पैसों से मैंने तोशाखाना में पैसे जमा कराए, वहाँ से घड़ियाँ हासिल की और उन घड़ियों को बेच के मैंने पैसे वापस लिए। तो सर उनका जब ज़िक्र ना हो, जी, जी, तो वेरी ये गुड। एक जुर्म है। लेकिन सर और इस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि महीने बड़े इंपॉर्टेंट है ना, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, तो इसमें उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आना है। तो वो ये प्ली तो ले सकते हैं कि मुझे फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया हुमायूं दिलावर साहब की जो ट्रायल कोर्ट थी उसने, तो ये सज़ा मुअत्तल हो जाए और दोबारा से एक ट्रायल लिया जाए। तो ट्रायल में तो ये डिबेट हो सकती है कि मैंने भरे क्यों नहीं, उनके वकीला अलग से आर्गूमेंट करेंगे, पर दूसरी तरफ से अलग से दलाइल आ रहे होंगे, तो वो उनको टाइम गेन मिल जाएगा। तो क्या वो जो टाइमली उन्हें चाहिए है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या उसमें उनको रिलीफ मिल सकता है अदालत से, इस सज़ा की सज़ा ख़त्म हो जाए तो उनकी? जी, अदालत की सवाबदीद होगी। अदालत ने तो पहले ही उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया हुआ है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उनकी हो चुकी हुई है। बट सस्पेंशन अब से सर सवाल पेपर तो जमा नहीं करा सकते ना अभी भी। जी नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी कन्विक्शन जो है नाअहली की वो बरकरार है, और इसके अंदर सब डिपेंड करेगा कि उनके केस को किस तरीके से लड़ा जा सकता। जो मैंने देखा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सर रहा, जब भी आप कोई केस लड़ेंगे पॉलिटिकल बेसिस पर, आपके पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप बात करेंगे कि जी मुझे इंतकाम का किया जा रहा है, वो अपनी जगह पे बात करेंगे, लेकिन कानूनी जंग जो है वो कानूनी तरीके से, और उसके अंदर टेक्निकलिटीज होती हैं, उसके अंदर जो शवाहिद आते हैं यानी शहादतें सर आती वेरी हैं। राइट, टाइम की कमी है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बतौर वकील ये लगता है कि खान साहब ने अपने जितने भी उनके लीगल टीम थी उन्होंने ट्रायल कोर्ट में या केस की प्रोसीडिंग में सियासी रंग देने की कोशिश की है? आपको ये फील होता है? बसद एहतराम मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपना केस जो है वो टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा लड़ा, और सारा एम्फेसिस जो है वो बाहर की तरफ रहा, वो जो है दशनाम तराजी और कोर्ट्स को मतून करना, और ये सब चीज़ें हुई। ऐसे मामलात में आपको बड़े सीरियसली काम करना पड़ता है, ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से। कोर्ट रूम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना था। वेरी राइट सर, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इलेक्शन में उनको ना लड़ने दिया जाना, तहरीक इंसाफ पार्टी की बात करें, क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऐसे ग्राउंड्स हैं कि तहरीक इंसाफ को रोका जा सके कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके? सर लास्ट मिनट प्लीज़। जी, ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, ये फॉरेन फंडिंग के मामले को इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको तातुल में रखा। मेरा ख्याल है 7-8 बरस या शायद उससे भी ज़्यादा सर, उसको ज़्यादा 8-9 बरस हो गए। जी, और फॉरेन फंडिंग का केस भी ओपन एंड शट केस है। उसमें एक खौफनाक बात जो है, जो अभी तक मैं देख नहीं सका कहीं पे भी, वो है एक साहब का बयान जो उन्होंने मुल्क से बाहर दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की, जो कि उन्होंने भेजे पाकिस्तान, और वो तहरीक इंसाफ ने अपने कॉफर्स में ले लिए। ये सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन जो है, इनको न सिर्फ तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग को, बल्कि उनके तमाम अरकान को नाअहल करने के लिए काफ़ी है। सर वेरी राइट, बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ उस्ताद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन ब्रेक का वक्त था, बढ़ते ब्रेक की जाना। नाज़रीन वेलकम बैक। और पाकिस्तान की सियासत में हम सब ये समझते हैं कि
पंजाब का एक बड़ा रोल होता है और ऑफ कोर्स होता है। जिसको भी इस मुल्क का इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बनना है उसको कहीं ना कहीं घूम के पंजाब और लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचना पड़ता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालें, पाकिस्तान बनने से लेकर इंतखाबी अमल की को से होते हुए आज तक आएँ और आने वाले इंतखाबात तक जाएँ, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसके पास कम सीट्स हैं और सबसे छोटी बिल्डिंग है असम्बली की जिसमें सीटें हैं उस हॉल की, बट वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ शाहिद रिंद साहब हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे याद है आपके वो सुनहरी हरूफ के आपने कहा था इस मेरे पास बैठे हुए कि अगर जाम कमाल नहीं रहेंगे तो इमरान खान भी नहीं रहेगा। अब ये पता नहीं आपका अंदाज़ा तारीख़ को पढ़ के था या आपकी ज़बान काली है, बट हुआ वही जो आपने कहा था। और फिर हमने देखा कि सनाउल्लाह ज़ारी नहीं रहे तो नवाज शरीफ भी नहीं रहे। अब भी इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका रुख भी बलूचिस्तान की जानिब है। तो हो क्या रहा है बलूचिस्तान में, कौन सी जमात अपना असर रसूख बढ़ा पाएगी, नून लीग या पीपल्स पार्टी, और वो कैसे बढ़ा पाएगी, बताइएगा। अदनान, बेसिकली इस वक्त जो गिवन सिचुएशन में हमें नजर आता है, PMLN चूंकि इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद उस तरफ जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी एफर्ट्स कर रही है। चंद माह कबल हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ इलेक्टेबल्स 4 के करीब मिले थे, तो एक वेव बन गई थी कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है। लेकिन ज़रा जैसे ही मौसम बदला, सर्दियों का मौसम आया, तो हवाओं ने कुछ रुख तब्दील किया, तो अब सारी चीज़ें PMLN की तरफ जा रही हैं। पहला सवाल यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान क्यों इतना अहम हो गया है? तो मेरी राय में बलूचिस्तान इसलिए इतना अहम हो गया है कि अगर हम पिछले 5 साल दौर को देखते हैं, जब PTI की गवर्नमेंट बनाने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सरदार अख्तर मेंगल के 4 वोट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 वोट अहमियत इख्तियार कर गए थे, यहाँ तक कि शाहजैन बुख्ती और असलम भूतानी का एक एक वोट भी कीमती हो गया था। तो बेसिकली मेरा ख्याल है उस चीज़ को हमें सामने रखना होगा और मुस्तकबिल में भी जो सियासी सफबंदियां हो रही हैं उसमें ऐसा नजर आता है कि बड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिसे हम कहें कि उसके पास अगर 3 फिगर का स्ट्रेंथ होगा, तो वो इतनी इजीली, जिसे कहते हैं वो अपना 172 का गोल्डन नंबर हासिल नहीं कर सकेगी, तो उसके लिए उसे छोटी जमातों की या छोटे इत्तेहाद की जरूरत होगी। तो मेरा ख्याल है इस वजह से बलूचिस्तान अहम हो गया। लेकिन आखिरी एक जुमला, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान का है वो इकॉनमी है, और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो बेल आउट पैकेज है वो बलूचिस्तान है। तो इस वक्त कोई भी सियासी जमात जो मरकज पर निगाहें रखी बैठी है, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि बलूचिस्तान में जरगून रोड पर वजीर आला उस जमात से हो, ताकि जो इकॉनमी का बेल आउट पैकेज लेना है उसके लिए अपनी जमात का वजीर आला हो और आसानी से बेल आउट लिया जा सके। वेरी गुड। अब ये बताएं कि बलूचिस्तान के जो सियासी हलके हैं वो नून लीग की तरफ क्यों टिल्ट हो गए हैं, वाई नॉट पीपल्स पार्टी? हम तो ये सुनते रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी वहाँ पे एक अपना बड़ा इत्तेहाद बना पाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। तो वो ने जिसे कहते हैं, ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की, डिस्ट्रिक्ट की, ट्रांसफर पोस्टिंग की और डेवलपमेंट फंड्स की सियासत करते हैं। तो उन्हें बातें ने तो नहीं काटा कि वो पाकिस्तान पार्टी की तरफ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब को खुद जा रहे हैं, तो कौन से बड़े नाम हैं जो नवाज शरीफ को ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान में? देखिए, ज्वाइन करने की जो बातें सामने आई हैं उसमें अगर हम बड़े नामों की बात करते हैं तो नवाब जंगेज मरी, जो माजी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रह चुके हैं, वो एक बार फिर गुफ्त शनीद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वो नवाब खैरबख्श मरी के बड़े साहबजादे हैं और इस वक्त मरी कबीले के नवाब हैं। दूसरे नंबर पर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वो भी अपनी पार्टी के सदर भी रह चुके हैं, साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं और उनके साथ उनके चंद दोस्तों का ग्रुप भी है। और हाजी लश्करी रईसानी, ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, ये वो लोग, या लहड़ी बरादरान जो है नसीराबाद से, ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स तस्वुर किए जाते हैं और ये इलेक्टेबल्स हैं। अच्छा शाहिद साहब, पीपल्स पार्टी का हम सुन रहे थे कि वो सनाउल्लाह ज़ारी भी उनकी तरफ हैं, और क्या पीपल्स पार्टी वहाँ से कुछ सीटें निकाल पाएगी बलूचिस्तान से आने वाले इलेक्शन में? देखें, पीपल्स पार्टी ने आज से चंद माह कबल तो ये उम्मीद लगाई थी कि वो बलूचिस्तान में हुकूमत फॉर्म करेंगे और BAP के जो इलेक्टेबल्स हैं वो उन्हें ज्वाइन कर लेंगे, साउथ पंजाब से लोग उन्हें ज्वाइन कर लेंगे और PTI छोड़ने वाले जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ आएंगे। ये पीपल्स पार्टी की एक उम्मीद थी, मेरा ख्याल है वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही। अब जो पीपल्स पार्टी का ये अंदाजा था कि बलूचिस्तान से उन्हें 8-10 सीटें मिल जाएंगी, वो नंबर मेरा ख्याल है 8-10 से नीचे जाएगा
2 और 4 या 2 और 5 के दरमियान। ये आप एनए की बात कर रहे हैं कि बीपी की बात कर रहे हैं, पीबी की बात कर रहे हैं? मैं प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहा हूं। वेरी राइट सर। अब इस सारे सिनेरियो में जो 4, 5, 6 नाम लिए हैं आपने, अगर वो वाकई नून लीग की तरफ चले गए तो बाप का क्या बनेगा? देखें, बाप जिस तरह से पिछले 2018 के इलेक्शन में उसकी कौमी असेंबली में तकरीबन 4 नशिस्तें और सूबाई असेंबली में 25 नशिस्तें थी, बाप किसी हद तक मौजूद रहेगी, लेकिन 2018 वाली पोजीशन में नहीं होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब। बलूचिस्तान बड़ी अहम है और बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। देखना यह है कि अब आने वाले इलेक्शन के बाद कौन इस पोजीशन में होगा कि 172 का लकी नंबर लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाए। जो भी हो जल्द अज जल्द हो, ताकि इस मुल्क में सियासी, आइनी और माशी इस्तेहकाम की तरफ हम गामजन हो सकें। आज का शो यहीं तक, बल्कि डायलॉग का और मेरा सफ़र यहीं तक। लगभग 850 एपिसोड्स मैंने किए 6 अप्रैल 2019 से अब तक। मैं हूँ यहाँ पे, नुसरत जावेद के साथ हूँगा, तो एहसन साहब भी होंगे मेरे प्रोड्यूसर, और आतिका भी होंगी। सो आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।